लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसमें कुछ भी रहस्यमय नहीं है। मेरा मतलब है ये एक प्रश्न हम कह सकते हैं कि यह स्पष्ट रूप से एक आध्यात्मिक अनुभव है। ओह, आध्यात्मिक, ठीक है। मेरा मतलब है लेवल नहीं, क्योंकि हम कुछ चैत्य, आध्यात्मिक और रहस्यमय के बीच कुछ अंतर बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके अनुभव को हम स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक अनुभव की श्रेणी में रख सकते हैं। ये ठीक है, क्योंकि ये शब्दार्थ का प्रश्न है। और नहीं, ये शब्दार्थ नहीं है, ये स्पष्ट भेद है अनुभव में। देखिए, जब आप इसे बाहर से बौद्धिक रूप से देखते हैं तो यह शब्दार्थ के बराबर होता है। अनुभव की दृष्टि से मेरे शरीर में जो होता है वह शारीरिक है, जो मेरे मन में होता है वह मानसिक है, जो मेरी भावनाओं में होता है वह भावनात्मक है, जो मेरी आत्मा में होता है वह आध्यात्मिक है। कोई भी उस पर सवाल नहीं उठा सकता है, क्योंकि कोई बाहर से इस पर सवाल उठा रहा है, क्योंकि वे इसे देख नहीं सकते। अगर कोई प्यार से आंसू बहा रहा है, हम यहां बैठ सकते हैं और सोच सकते हैं, ओह शायद कुछ दर्द हो। यह हमारा निष्कर्ष है, लेकिन वे प्यार से आनंदित हो सकते हैं और आंसू निकल सकते हैं, यह संभव है। इसलिए अर्थ संबंधी मुद्दा इसलिए आता है क्योंकि हम मानवीय व्यक्ति परकता के बाहरी पर्यवेक्षक हैं, वह कभी काम नहीं करेगा। चाहे उसे आध्यात्मिक या रहस्यमय अनुभव हो रहा हो, मैं आपके ज्ञान को नमन करता हूं, क्योंकि मैंने उससे कभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसे कोई रहस्यमय अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने देखा कि वह परमानंद के आंसुओं में डूबी हुई थी। वह एक आध्यात्मिक अनुभव है। उसे रहस्यमय अनुभव हुए होंगे जो वह लोगों को नहीं दिखा सकती। कैसे दिखाएगी? लेकिन जो सवाल मैं पूछने जा रहा था उसमें मेरी दिलचस्पी थी मानसिक घटनाओं की स्थिति में, क्योंकि मुझे मानसिक घटनाओं में दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि मैं उन्हें इनके बीच एक संबंध बनाने के रूप में देखता हूं। पदार्थ और आध्यात्मिकता के बीच, विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच, क्योंकि मानसिक अनुसंधान में सदगुरु नहीं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? क्योंकि ये वहां है, आप जानते हैं, बीच में। उन्होंने किसी कारण से इसे तोड़ दिया है। वे नहीं चाहते थे कि पूंछ और सिर एक साथ आए। जिसने भी इसे बनाया है, वैसे भी देखिए, अतीन्द्रिय घटनाएं मन का ही विस्तार हैं। यदि आप चाहें तो हम अपना शरीर बढ़ा सकते हैं। अभी हम एक सरल प्रयोग कर सकते हैं। सर, क्या हम करें? कृपया बैठिए, रीढ़ की हड्डी थोड़ी सीधी। हम क्या करेंगे? अपने हाथों को इस तरह एक साथ रखेंगे और हम आंखें बंद करके इन दोनों हाथों को जोर जोर से रगड़ेंगे। मान लीजिए 30 सेकंड के लिए, ठीक है? इस कदर। तीस सेकंड बहुत लंबा समय है। खैर, मेरी विशिष्ट उपस्थिति बदल रही है। हां, अब अपनी आंखें बंद रखते हुए बस उन्हें 3 से 4 इंच अलग कर लें। ठीक है? आपके दोनों हाथों के बीच कुछ हो रहा है, कुछ थोड़ा सा, जो भी हो। आइए इसे परिभाषित करने का प्रयास न करें, इसका वर्णन करें। यह शरीर का विस्तार है। आप शरीर को इस तरह बढ़ा सकते हैं। अभी आपने प्रेत पैरों और चीजों के बारे में सुना है। कोई अपना पैर या हाथ खो देता है। यद्यपि भौतिक पैर चला गया है, फिर भी वे अभी भी इसका अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि विस्तारित शरीर में, जैसे कि एक भौतिक शरीर है, एक ऊर्जावान शरीर है जो बरकरार रह सकता है यदि शरीर का नुकसान इस तरह अचानक हो। तांत्रिक होते हैं। हमें यहां नहीं जाना चाहिए। मैं एक विश्वविद्यालय में खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हूं। मैं इस तरह आत्महत्या क्यों करूं? मुझे तांत्रिकों को अकेला छोड़ दो। तो ऐसे लोग हैं जो कर सकते हैं। उनके शरीर को यहीं छोड़ दो और जाओ और कुछ करो और फिर वापस आ जाओ। इसे प्रकाया प्रवेश कहा जाता है। इसका मतलब है कि आप कुछ और दर्ज करते हैं। यह शरीर का विस्तार है जो चैत्य है। कुछ करने के लिए शरीर और मन का विस्तार एक मानसिक प्रक्रिया है। आप जिसके बारे में बात कर रही हैं, सेंट टेरेसा, वो एक आध्यात्मिक अनुभव है जिसे हम लोग देख रहे हैं। उसे कोई रहस्यमय अनुभव हो रहा है या नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। हो सकता है उसके पास हो सकता है उसके पास ना हो, लेकिन वह निश्चित रूप से, अगर वह पूरी तरह से बाहर हो गई है, तो उसे एक आध्यात्मिक अनुभव हो रहा है। मैं बस परिभाषित करने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं वह यह है कि विज्ञान का विस्तार,
ये घटनाएं दिलचस्प हैं क्योंकि आप इन घटनाओं का अध्ययन उन तकनीकों का उपयोग करके कर सकते हैं जिनका उपयोग एक वैज्ञानिक करता है। आप जानते हैं, आप प्रयोगशाला में टेलीपैथी का परीक्षण कर सकते हैं, आप साइकोकाइनेसिस का परीक्षण कर सकते हैं, चाहे आप प्रभावित कर सकें। देखिए, क्योंकि ये सभी मानसिक घटनाएं हैं, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, जो भी अन्य चीजें हैं जिनके बारे में लोग बात कर रहे हैं, ये सभी मानसिक घटनाएं हैं जिनमें मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि यह किसी भी तरह से नहीं होगी। एक इंसान को उसकी सीमाओं से ऊपर उठाएं, ये उन्हें थोड़ा अधिक सक्षम ही बनाएगा। ये ऐसा है, अगर मैं फिर से एक बुरा उदाहरण इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर मुझे किसी को मारना है तो मुझे वहां जाना होगा और उनके साथ कुछ करना होगा, लेकिन अगर मेरे पास बंदूक है तो मैं यहां से उन पर गोली चला सकता हूं। यह मानसिक घटना है, यहां से मैं चीजें कर सकता हूं, मुझे वहां जाकर काम करने की जरूरत नहीं है। तो एक बंदूक चाकू से अधिक कुशल है। ब्रिटेन में अभी भी चाकू का इस्तेमाल होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं। कुछ बंदूकें हैं लेकिन मुख्य रूप से चाकू हैं। हां, तो मैं कह रहा हूं मानसिक घटनाएं इस तरह हैं, आप विस्तार कर रहे हैं। आपका मनोवैज्ञानिक और शारीरिक बल कुछ चीजें करने और वापस आने के लिए मजबूर करता है, लेकिन इससे आपको दुनिया में ज्यादा से ज्यादा थोड़ा फायदा ही होगा, तुम कहीं भी नहीं उठोगे। मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं इस पर जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इन घटनाओं को समायोजित करने के लिए विज्ञान का विस्तार करने के प्रयास में यह है, और इसका किसी को प्रबुद्ध बनने में मदद करने से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि यह मददगार है, ये मेरे लिए दिलचस्प है, क्योंकि इसी तरह मैं विज्ञान का विस्तार कर सकता हूं। इन घटनाओं को समायोजित करने के लिए यदि आप चाहें तो यह विज्ञान और आध्यात्मिकता को एकीकृत करने की दिशा में आगे बढ़ने के रास्ते का हिस्सा है। इसलिए भले ही आप कहते हैं कि मैं कह रहा हूं कि आपको इसे समायोजित करने की जरूरत नहीं है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह सब समय है। फिलहाल मेरी राय में विज्ञान सही दिशा में देख रहा है, उन्हें अपना लुक बढ़ाना होगा। मैं पूछ रहा हूं, क्या आप एक दूरबीन बना सकते हैं जो कुछ ऐसा देख सकेगी जो प्रकृति में भौतिक नहीं है? तुम्हें यही करना है। राहुल गांधी, इसका उत्तर भौतिक नहीं है। सदगुरु, गणित के साथ मैं उस पर आऊंगा। तो क्योंकि हम समय के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे मैं अनंत से सबसे बुनियादी इकाई के रूप में देखता हूं। शून्य होना समय की अभिव्यक्ति है, तो यह एक अनंत स्थान है, क्योंकि यह समय और स्थान का मिश्रण है। यह हमेशा से ऐसा ही रहा है। यह समय मूलभूत आकाश है, अंतरिक्ष इसके शीर्ष पर घटित हो रहा है। अब इस समय से परे, जिसे हम एक चक्रीय प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि समय जैसा कि हम इसे जानते हैं, जैसा कि हम इसे अभी अनुभव करते हैं, केवल चक्रीय गति के कारण ही अस्तित्व में है। ग्रह एक दिन बदल जाता है, चंद्रमा एक महीने में ग्रह सूर्य के चारों ओर एक वर्ष में चक्कर लगाता है। यह समय के बारे में हमारा अनुभव है, और इसी तरह के चक्र हमारे अपने शरीर और दुनिया की विभिन्न घटनाओं में घटित हो रहे हैं। लेकिन वह समय जो चक्रीय नहीं है, जो सिर्फ एक शांति है, उसे हम महाकाल कहते हैं। इसका मतलब है अधिक समय। एक खास बात है, मध्य भारत में स्थापित देवता, जो कई सहस्राब्दियों तक समय का केंद्र हुआ करता था, अंग्रेजों के भारत आने से पहले, और उन्होंने इसे हरे रंग में स्थानांतरित कर दिया, जिसका अर्थ था समय। यह दुनिया का औसत समय था, क्योंकि एशिया से समुद्री यात्री, क्योंकि यहीं से इसकी शुरुआत हुई, इसे समय की रेखा माना गया, इसलिए समय शुरू हो गया। इसलिए उन्होंने वहां एक विशेष देवता की स्थापना की, जिसे महाकाल कहा जाता है। तो ठीक है, मुझे उन चीजों में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मूलतः चीजें इसलिए की गईं ताकि लोग अपने शरीर की सीमाओं से परे कुछ अनुभव कर सकें। क्योंकि यदि आप अपने शरीर की सीमाओं को पार नहीं करते हैं, तो आप किसी भी तरह से समय के चक्र को पार नहीं कर पाएंगे। तुम्हें जो करना है करो। जब तक यह शरीर है, आप समय के चक्र की अभिव्यक्ति के भीतर हैं। तो अभी आप सही रास्ता देख रहे हैं। यदि आप किसी तरह एक दूरबीन ही बना सकें, या टेलीस्कोप का भौतिक पाइप होना आवश्यक नहीं है, अगर ये सारे नंबर वहां जा सकते हैं और कुछ पढ़ सकते हैं, या कुछ ऐसा देख सकते हैं जो प्रकृति में गैर भौतिक है, प्रकृति में बिल्कुल गैर भौतिक है, तब विज्ञान देखेगा कि वहां क्या है। अन्यथा हम दिशा की ओर देख रहे हैं, लेकिन नेत्रहीन।
और इसलिए सवाल यह है कि भौतिकी ऐसा कैसे कर सकती है। मेरा मतलब है, उदाहरण के लिए लोग रुचि रखते हैं। मुझे लगता है कि हमें भौतिकी शब्द को हटा देना चाहिए, क्योंकि मैं भौतिक को पार करने की बात कर रहा हूं। कूंगा, मेरा मतलब है, यहां तक कि शब्द भी, जब मैं इन घटनाओं को समायोजित करने के लिए भौतिकी के विस्तार के बारे में बात करता हूं, यह स्पष्ट नहीं है कि यह सही शब्द है, क्योंकि अधिकांश भौतिक विज्ञानी इसे भौतिकी नहीं कहना चाहेंगे। वे कहेंगे कि यह दर्शन है या कुछ और, लेकिन और इसलिए मैं काफी खुश हूं। दरअसल मैं दूसरे शब्द का इस्तेमाल करता हूं, मैं हाइपरफिजिक्स शब्द का उपयोग करता हूं। ये काफी अच्छा विज्ञान है, व्यवस्थित तरीका है। हाँ, लेकिन आप देखिए, भौतिकी के भीतर ही यह पूरा प्रश्न है कि भौतिकी क्या है। भौतिकविदों के बीच यह अब एक बड़ा मुद्दा है। हम भौतिकी को क्या मानते हैं, क्योंकि कुछ विचार जिनके बारे में मैं कल बात कर रहा था, जैसे एम सिद्धांत और ये उच्च आयाम, हमें अभी भी कोई दिलचस्पी नहीं है। उपकरण जो वास्तव में इन अतिरिक्त आयामों का पता लगाते हैं। तो लोग कहेंगे, मेरा मतलब है, भौतिक विज्ञानी कहेंगे, कुछ भौतिक विज्ञानी कहेंगे, ये भौतिकी नहीं है, ये सिर्फ गणित है, या ये भी है, ये सिर्फ दर्शन है। अब मेरे लिए जो दिलचस्प है वह यही है, विज्ञान से हमारा तात्पर्य निरंतर विकसित होता रहा है। तो पुराने दिनों में आप सोचते थे कि विज्ञान का संबंध प्रयोगों से है, लेकिन यदि आप एक खगोल शास्त्री हैं तो आप तारों और आकाशगंगाओं के साथ कुछ अर्थों में प्रयोग नहीं कर सकते। ब्रह्मांड आपके लिए प्रयोग करता है, क्योंकि आपके पास अरबों तारे और अरबों आकाशगंगाएं हैं। तो ब्रह्मांड प्रयोग करता है, लेकिन फिर भी आपके लिए अवलोकन करना अभी भी महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर वह केवल इसलिए काम करता है क्योंकि आपको मिल गया है लाखों आकाशगंगाएं और लाखों तारे। तो लोग कहेंगे कि ठीक है, आपको केवल एक ही ब्रह्मांड मिला है, इसलिए ब्रह्मांड विज्ञान अब विज्ञान का उचित भाग कैसे हो सकता है। अब हम स्वीकार करते हैं कि यह इसका हिस्सा है, यह विज्ञान का हिस्सा है, यह भौतिकी का हिस्सा है, क्योंकि हम उस सिद्धांत को समझते हैं जो ब्रह्मांड की व्याख्या करता है। और इसलिए अब हम बस बात कर रहे हैं सदगुरु, लेकिन हम किस आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि केवल एक ही ब्रह्मांड है। डॉ रघुराम जी, राजन, ठीक है, बिल्कुल। अब यह अगले की ओर ले जाता है। आपने मेरी अगली बात का पूर्वानुमान लगा लिया है, जो यह है कि अब लोग मल्टीवर्स के बारे में बात करते हैं। सदगुरु, जो आध्यात्मिक या रहस्यमय नहीं है, वह चैत्य है। डॉ खैर रघुराम, मुद्दा यह है कि मल्टीवर्स एक निश्चित अर्थ में सिर्फ दिमाग में है, क्योंकि हम अन्य ब्रह्मांडों को नहीं देख सकते हैं। और मैं बहुत कुछ में पढ़ जाता हूं। मैंने मल्टीवर्स, ब्रह्मांड या मल्टीवर्स के बारे में एक किताब लिखी है, और एक व्यक्ति अन्य भौतिकविदों के साथ बहस में पड़ जाता है। वे कहते हैं यह भौतिकी नहीं है, क्योंकि आप दूसरे ब्रह्मांड को नहीं देख सकते हैं। और विज्ञान के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे आप देख सकें, आपको साक्ष्य प्राप्त करना होगा। लेकिन विज्ञान में और विशेष रूप से भौतिकी में बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आप कभी नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें भौतिकी के रूप में स्वीकार करते हैं। आप कभी नहीं कर सकते ब्लैक होल के अंदर देखें, लेकिन अधिकांश भौतिक विज्ञानी स्वीकार करते हैं कि यह भौतिकी का हिस्सा है। आप कभी भी क्वार्क नहीं देख सकते, जो एक उपपरमाणविक कण है जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनाता है, लेकिन हर कोई इस बात से सहमत है कि यह भौतिकी का हिस्सा है। तो भौतिकी में अब हम इस विचार के आदी हो गए हैं कि ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं और सीधे उनके प्रमाण प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे भौतिकी माना जाता है क्योंकि यह इस गणितीय ढांचे का हिस्सा है, क्योंकि सिद्धांत के कम से कम हिस्से का परीक्षण किया जा सकता है। अब सुप्रेसिवादों में से एक, आपने मल्टीवर्स का उल्लेख किया है। भले ही आप इन अन्य ब्रह्मांडों को नहीं देख सकते हैं, आप तर्क दे सकते हैं कि यह अभी भी भौतिकी का हिस्सा है, क्योंकि उनकी भविष्यवाणी भौतिकी के सिद्धांतों द्वारा की जाती है, जिन्हें अप्रत्यक्ष रूप से परीक्षण किया जा सकता है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि भौतिकी के भीतर भी इस बात को लेकर पूरा विवाद चल रहा है कि भौतिकी क्या है। और भौतिकी के हमारे प्रतिमान अब मूलतः केवल मानसिक मॉडल हैं, क्योंकि वास्तविकता की अवधारणा, जब आप उच्च आयामों और क्वांटम सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, तो मेरा मतलब है कि क्वांटम सिद्धांत को स्पष्ट रूप से प्रायोगिक परीक्षण मिले हैं, लेकिन इन उच्च आयामों में अभी तक प्रायोगिक परीक्षण नहीं हुए हैं, और इसलिए वास्तव में यह मन की रचना है। यदि आपने चैत्य कहा तो एक अर्थ में यह चैत्य है, यह मन की रचना है, क्योंकि फिलहाल हमारे पास नहीं है, यदि आप चाहें तो, आंखें जिनसे वास्तव में देखा जा सके। इस सेंट थेरेसी के पास वापस जाते हुए मान लीजिए कि उसने अपने आनंद के कारण सब कुछ बता दिया। वह कहां थी, किस हिस्से में थी? ठीक है, ठीक है, वह यूरोप से आई थी। मैं वास्तव में भूल गया था कि वह किस शहर से थी। चिल्ली। कल्पना करना, इटली में चिल्ली। हाँ, यदि वह यूरोपीय लोगों से कहती इस दुनिया को अपना घर बनाओ से बाहर, उसे, अगर उसके पास है, आनंद के आंसू
मुझे यकीन है कि वह ऐसा महसूस कर रही है। और उसने कहा, इस दुनिया को अपना घर बनाओ। तब यूरोपीय लोगों ने सोचा, तो फिर हमें अपना घर इतना बड़ा बनाना चाहिए कि उसमें पूरी दुनिया समा जाए। ऐसा उन्होंने प्रयास किया। अब यह एक आपदा है। अतः भौतिकी का अर्थ भौतिक जगत की घटनाओं का अध्ययन करना है। अगर यह किनारे तक पहुंच जाए, भौतिकता, हमें वहां से निकलना होगा और एक नया विज्ञान लेकर आना होगा, है ना? एक नए विज्ञान के साथ आओ। तुम इसे जो भी कहना चाहो, मैं इसे तुम्हारी बात सुनकर छोड़ दूंगा। मेरा मतलब यही है कि मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि आप इन चीजों को समायोजित करने के लिए विज्ञान के बारे में अपना दृष्टिकोण बदल रहे हैं, और वास्तव में आप इन चीजों को समायोजित करने के लिए भौतिकी क्या है इसके बारे में अपना दृष्टिकोण बदल रहे हैं, और यह इसका हिस्सा है चुनौती। और यही कारण है कि अधिक परंपरागत वैज्ञानिक समुदाय इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया दे रहा है। मेरा मतलब है कि उनमें से कुछ चीजों के खिलाफ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उच्च आयामों की तरह, जो इस अर्थ में अपेक्षाकृत सम्मानजनक हैं कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक उन पर काम करते हैं। तो और भी अधिक वे इस विचार के खिलाफ प्रतिक्रिया कर रहे हैं कि आप मल्टीवर्स और मानसिक अनुभव या जो भी हो को समायोजित करने के लिए विज्ञान का विस्तार कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यह विज्ञान और आध्यात्मिकता को जोड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जो विज्ञान की प्रकृति से आपका तात्पर्य बदल रहा है, लेकिन विज्ञान की प्रकृति ऐतिहासिक रूप से हमेशा बदलती रही है, और यदि कभी विज्ञान और आध्यात्मिकता का किसी अर्थ में विलय होता है तो इसका मतलब ये होगा कि वैज्ञानिकों को और अधिक आध्यात्मिक बनना होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं जो कहूंगा वह यह है कि अभी विज्ञान और आध्यात्मिकता की यह पूरी भ्रांति, वह क्या है जिसे हम विज्ञान कहते हैं। यदि कोई चीज किसी चीज को जानने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है, और यदि आप भी उसे देखते हैं तो यह उसी प्रकार है। यदि मैं भी उसे देखता हूं उसी तरह और 10 अन्य लोग इसे देखते हैं, यह अभी भी वैसा ही है। इसका मतलब यह है कि यह केवल एक विशुद्ध व्यक्तिपरक अनुभव नहीं है। तब हम कहते हैं कि यह विज्ञान है ना? क्या मैं सही हूं? एलन कसुज्जा, यह विज्ञान का पुराना संस्करण है। सदगुरु, ठीक है, हम पुराने संस्करण के अनुसार चलेंगे। एलन कसुज्जा, हां। सदगुरु, क्योंकि हम दोनों उस अवस्था में हैं। तो अब जिसे हम अध्यात्म कहते हैं वह भी एक व्यवस्था है कि अगर मैं समझाऊं तो ये तरीका है, अगर तुम ये करो और ये करो तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। अगर ये इन 100 लोगों में से भले ही 50 लोग भी इसका अनुभव कर सकें, मेरी राय में ये विज्ञान है। क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से कुछ कदम चिन्हित करता हूं और वे कदम उठाते हैं और उन्हें ऐसा अनुभव होता है। मुझे आपको यह बताना चाहिए, कुछ समय पहले एक आदमी जो सभी प्रकार की आध्यात्मिक चीजों से बहुत परिचित था, दुनिया भर में, उन्होंने कहा कि वह जेके के साथ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आपने जे कृष्णमूर्ति के बारे में सुना है या नहीं। वो लंबे समय तक जेके के साथ थे, जब तक कि ओजाई में उनका निधन नहीं हो गया। और फिर वह रजनीश के साथ थे, वह माँ के साथ थे, उनका नाम क्या है, आनंदमयी माँ, और वह कुछ यूरोपीय शिक्षकों के साथ थे, और वह यूजी कृष्णमूर्ति के साथ थे जो बेंगलोर के एक अन्य व्यक्ति थे, ये सब। और फिर वह आए और 2 सप्ताह तक हमारे योग केंद्र में रहे। 2 सप्ताह के बाद उन्होंने कहा, क्या मैं सदगुरु से मिल सकता हूं? मुझे नहीं पता था कि वह वहां थे। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर एक दिन दोपहर को मेरी उनसे मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा, सदगुरु, इसी तरह मैं इन सभी स्थानों पर गया हूं। मैंने कहा, तो आप हर जगह असफल उम्मीदवार हैं और अब तुम यहां आओ, मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? उन्होंने कहा, नहीं 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 सदगुरु, मुझे यह कहना होगा, मैं यहां किसी चीज के लिए नहीं आया हूं। जब मैं उससे मिला तो वह पहले से ही 69 साल का था। उन्होंने कहा, नहीं, मैं कुछ भी नहीं ढूंढ रहा हूं, मैं हूं। उनमें से प्रत्येक ने योगदान दिया है, मैंने उठाया है, आपने और मैंने आपको, और वह सब देखा है। मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता था, बस इतना ही। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं उन सभी जगहों पर गया हूं, बहुत सी चीजों का अनुभव किया है। उनमें से हर एक ने किसी न किसी तरह से मेरे जीवन को बेहतर बनाया है। लेकिन आप अकेले हैं जिसके पास आध्यात्मिक कारखाना है। मैंने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने कहा, हर हफ्ते मैं बस यही देख रहा हूं कि लोग वहां आते हैं, आम लोग आते हैं। जब वे 3.5 दिन के बाद जा रहे थे तो वे सभी खुशी से झूम रहे थे और चिल्ला रहे थे और नाच रहे थे और जा रहे थे। एक के बाद दूसरा जत्था, एक के बाद एक जत्था, वे उसी तरह आ और जा रहे हैं। यह एक आध्यात्मिक फैक्ट्री है। फिर मैंने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है, क्योंकि फैक्ट्री का मतलब हाथ से बने सामान की तुलना में चीजों को अधिक कुशलता से बनाना है। मैंने लोगों को बुलाया और मैं जानता हूं कि वे इसके साथ नहीं जाएंगे। मैंने कहा, हमें इसे ईशा आध्यात्मिक फैक्ट्री कहना चाहिए, क्योंकि आप जिस कुशलता से कार्य कर रहे हैं वह एक आध्यात्मिक कारखाना है। हमारे पास एक रोल आउट, ये जो भी आता है